हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। दोस्तों, मैं नीलेश शुक्ला आप सभी के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, हमारे आम जनजीवन से भी जुड़ा हुआ है। एनालिसिस पावर, विश्लेषण क्षमता, यह एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को काफ़ी पावरफुल बनाता है। जिस की तैयारी के लिए आप अभी ने शुरुआत की है, उसके लिए तो मस्ट है। एक सामान्य वर्ग से लेके एक सिविल सर्वेंट यानी आईएएस तक के लिए यह विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और खासकर सिविल सर्वेंट यानी जो आईएएस या पीसीएस या आईएफएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस लेवल पे जाके अपने निर्णय को लेने के लिए आपके अंदर एनालिसिस पावर यानी विश्लेषण क्षमता जो हो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब ये विश्लेषण क्षमता किस चिड़िया का नाम है, आप ये सोच रहे होंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आईएएस का पेपर होता है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का उत्तर जानते हैं। मेंस हॉल में जब बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपको एकाएक आगे मिलेगा देखने के लिए, अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं था, अरे ये तो देखा ही नहीं। लेकिन आप किसी विषय वस्तु को कैसे जोड़ के अपने आंसर तक जाते हैं, कैसे प्रेजेंट टाइम में यानी 8 मिनट में आप किसी चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे और आंसर में उसको पिरो देंगे, ये भी एक कला है। जिस कला का एक मुख्य भाग है विश्लेषण क्षमता, जो एक दिन में नहीं आता, ये तो सच्चाई है। आपको इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। और काफ़ी ब्रॉड भी नहीं, ये नहीं कहेंगे कि आप कि बहुत ज़्यादा कठिन है, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, बहुत आसान है, लेकिन निरंतर अभ्यास के ही द्वारा ये संभव है। हम इसको कुछ समझने के लिए किन्हीं एक टॉपिक का चुनाव करते हैं। अब देखेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे कैसे कैसे क्या किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो हम टॉपिक कौन सा डिसाइड करें जो आपके समझ में अच्छा हो। और अच्छा, चलिए ठीक, हम डिसाइड करते हैं कि मान ले कि कोई गांव है, ठीक है, वो ट्राइबल एरिया भी हो सकता है, जंगल वाला एरिया भी हो सकता है, सामान्य एरिया भी हो सकता है। अब उस गांव में सड़क बननी है, तो आप देखेंगे कि आप पहले सोचिए सड़क कहाँ बनेगा। उसके लिए धरातल चाहिए, भूमि चाहिए, ठीक। वह भूमि एक कृषक की भी हो सकती है, एक जनजाति समुदाय की भी हो सकती है, या किसी का भी हो सकता है, ठीक। अब वो जिसकी जमीन होगी, आप यानी सड़क बनाना है यदि, तो आपको उसको हटाना होगा वहाँ से, ठीक। तो हटाने के लिए आप उसके लिए पहले उससे बात करेंगे, ठीक। बात करेंगे कि आप अपनी ज़मीन दे सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी होगा देखा जाएगा, सरकारी काम है, ठीक। तो फिर उनको पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ेगी उनकी। अब समस्या 2 आ गई, अगर जनजाति समुदाय है तो उनके संस्कृति के साथ भी मैटर जुड़ा हुआ होगा, उनको भी स्थापित करने के लिए। और दूसरा है कि अगर कृषि भूमि है तो उनका जोत धीरे धीरे कम हो जाएगा। सड़क बन रही है तो कृषि आप जमीन सड़क में यूज करेंगे तो स्वाभाविक है कृषि प्रभावित होगी इससे, ठीक। अब देखिए, पुनर्वास की व्यवस्था हो गई, आप उसका मुआवजा देंगे, तब मुआवजा देंगे तो अब उचित मुआवजा का बात आ गया कि मुआवजा कितना दे सकते हैं, राशि क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही है कि नहीं है, सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
अब कृषक हुआ या जनजाति या कोई भी हो गया, ठीक। अब देखेंगे कि कई लोग उस गांव में, ठीक है, रोजगार से जुड़े होंगे। जो जमीन आप एक्वाइज कर रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग रोजगार से जुड़े होंगे, वो रोजगार विहीन होंगे। अब उनकी सरकार के सामने ये भी चुनौती होगी उनके रोजगार की भी व्यवस्था करना। कैसे वो रोजगार करेंगे, अपनी आजीविका का निर्वहन कैसे करेंगे, ये एक चैलेंज है। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि भूमि की कम समस्या हो गई, उचित मुआवजे की बात हो गई, पुनर्वास की उनकी व्यवस्था हो गई और रोजगार जैसे समस्या उत्पन्न हो गई। अब हम देखेंगे कि अब उस जो लैंड है, हो सकता हो उस लैंड पे पेड़ भी हो या जलीय तंत्र हो। समझिए मेरी बात को, अगर कोई सड़क बनानी हो सकता है कि कोई तालाब बीच में पड़ जाए, कोई पेड़ हो। अब उस पेड़ पे, उस तालाब पे कुछ पशु और पक्षी रहते होंगे। अब वह पशु और पक्षी भी विस्थापित होंगे, उनके भोजन, जो उनका आवास है वो भी नष्ट होगा। जो वहाँ से जल ग्रहण करते थे, अपना भोजन इकट्ठा करते थे, वो भी नष्ट होगा। अब देखिए, पशु और पक्षी, ठीक, मान लीजिए पक्षी तो कहीं ना कहीं विस्थापित हो जाएंगे। अब पशु धरातल पे ही चरने वाले हैं। अब वहां से जब वो शिफ्ट होंगे तो क्या करेंगे, या तो वो गांव की तरफ विस्थापित होंगे या तो शहर की तरफ जाएंगे, ठीक। अब ये क्या होगा मुद्दा, अब मुद्दा ये होगा कि पशु और नागरिकों के बीच में संघर्ष होगा। जैसा कि आप हमेशा न्यूज चैनल पे देखते होंगे कि तेंदुए ने आक्रमण कर दिया शहर में जाके, और भी जो जंगली टाइप के जानवर होते हैं वो शहर में तरफ पलायन कर देते हैं। आप इस समय मुख्यतः देखेंगे जो बंदर वगैरह हैं वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या कारण क्या है इसका? कारण यही है कि पेड़ पौधे हैं जो उनका आवास स्थल है वो नष्ट हो रहा है, एक कारण है। अब हम देखेंगे कि जो पेड़ है, जो जलीय तंत्र है, कहीं ना कहीं ये अपने अंदर एक कार्बन सिंक को बनाए रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि कार्बन सिंक क्या है, तो कार्बन सिंक का मतलब ये है कि पर्यावरण में जो कार्बन होता है उसको हमारे पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब वो सड़क बननी है तो स्वाभाविक है, सड़क बनने के लिए सड़क पे जो लगे पेड़ होंगे जो जमीन पे, उसको काटनी होगी। काटने का परिणाम क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा, यानी कार्बन सिंक जो है वो कम होगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो स्वास्थ्य की भी समस्या होगी, विजिबिलिटी कम होगी उस क्षेत्र के लोगों की, ठीक। अब देखिए मैटर ये भी है कि मान लीजिए कि उस रास्ते पे परिवहन जाना शुरू हो गया। एक और पॉल्यूशन का है व्यू, यहाँ पे ये भी जोड़ लीजिए कि मान लीजिए उस रास्ते पे अब गाड़ी मोटर चलेंगे, बड़े बड़े व्हीकल आएंगे। अब जो क्षेत्र शांत क्षेत्र था, पॉल्यूशन मुक्त क्षेत्र था, अब उस क्षेत्र में पॉल्यूशन आएगा, सल्फर हुआ, एनएक्स हुआ, कार्बन हुई, सारी चीज़ें। अब आपको पॉल्यूशन की सारी चीज़ वो अलग का टॉपिक है कौन सा पॉल्यूशन है, लेकिन हाँ पॉल्यूशन तो होगा। अब साथ में ही पेड़ कटने से जो भू न्यूनीकरण होता है वो भी होगा, यानी कि मृदा क्षरण भी होगा। अब जहाँ भूमि लगी, जहाँ जिस भूमि पे पेड़ लगे होते हैं उनका एक और काम होता है, बहुत अच्छा काम, दो काम होते हैं खासकर, तो ये तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरा अच्छा महत्वपूर्ण काम होता है कि ये जल को एब्जॉर्ब करके आपके ग्राउंड वाटर को बनाए रखते हैं। अब जब आप पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, दोनों से हाथ धो बैठेंगे, यानी पॉल्यूशन भी होगा और जो पहले जल ऑब्जर्व करके आपको जल ग्रहण जो क्षमता होगी उस लैंड की वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें या तो आरसीसी की डलैया या तो तारपिन का जो आता है वो कैनाल वाला जो आप देखते होंगे सड़क, उस तरीके का बनेगा। यानी कहीं ना कहीं अब पानी उस जगह पे रुकेगा नहीं, शिफ्ट कर जाएगा पानी। यानी जो
पुनर्भरण की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी या कह सकते मंगन हो जाएगी उस क्षेत्र में जहाँ सड़क बननी होगी। ये पर्यावरणीय समस्या हो गई। अब हम देखेंगे कि अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ भ्रष्टाचार का भी मुद्दा देखने को मिलेगा आपको। अगर हम जोड़ के चले इन सब विवादों को तो अब कुछ विवाद भी उत्पन्न होंगे, कुछ भ्रष्टाचार भी होंगे। तो हम भ्रष्टाचार को देखते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी एकदम रूरल बैकग्राउंड के या जनजातीय क्षेत्र हुआ या तो जंगल क्षेत्र हुआ, उस रास्ते से सड़क गई। अब अभी प्रस्तावित है सड़क जानी है, बाहर नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन मंत्रालय के स्तर पे या तो कह दीजिए कि किसी के स्तर पे हो सकता है वो बात लीक हो गई। अब जो ठेकेदार होते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं, उनके पास काफ़ी धन होता है। अब वो क्या करेंगे? अब कृषक को तो ये बात पता नहीं है कि यहाँ इस रास्ते सड़क जानी है। अब उसकी ज़मीन औने पौने दाम में खरीद लेंगे कि हाँ भाई इस रास्ते सड़क जानी है, और उनका तो काफ़ी बेनिफिट हो गया। उनको पता नहीं है कृषक को या तो जो भी उस लैंड का मालिक है कि क्या होनी है, तो आसानी से उसको एकदम पौने दाम पे, मतलब एकदम समझ लीजिए कि नमक के समान उसको खरीद लेंगे। खरीदने के बाद उच्च मूल्य पे बेच के काफ़ी लाभ ले लेंगे। पहला भ्रष्टाचार ये हो गया। दूसरा भ्रष्टाचार ये होगा कि जो पेड़ है वो पेड़ कटेगा, ठीक। अब उसमें क्या होगा कि पेड़ कटने के बाद पेड़ पड़ा रहेगा। बड़ी मात्रा बड़ी स्केल पे पेड़ कटता है जब भी बड़ी सड़क की परियोजनाएं होती हैं। तो क्या होगा कि जो ठेकेदार होते हैं वो भी उस पेड़ को अधिकारी से लेके सारे, कुछ हम कह तो नहीं सकते हैं सीधे प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन ये है, अब समाज में व्याप्त है तो क्या करे। तो एक मिली भगत होती है, अवभगत होती है, उसको भी औने पौने दाम में बेच दिया जाता है और कुछ नुकसान घाटा दिखा के उसको कागजी कार्रवाई मतलब मेंटेन कर दिया जाता है। यहाँ एक हो गए। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार हो गया। और फिर अब देखते हैं एक विवाद का भी सर्वे बनता है। ये सारी चीज़ें हैं जो सड़क कहीं से पास होता है तो आप हमेशा न्यूज़पेपर में देखते रहोगे कि फला जगह पे विवाद है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं, विवाद का विषय क्या बनेगा। हमने अभी तक क्या देखा? पहला देखा आर्थिक और सामाजिक मुद्दा भी देख लिया, दूसरा देखा पर्यावरणीय मुद्दा देख लिया, तीसरा देखा भ्रष्टाचार वाला देखा, अब चौथा देख रहे हैं विवाद का मुद्दा। अब विवाद का मुद्दा क्या बनेगा? विवाद का मुद्दा मान लीजिए कि जिसका लैंड है उसको उचित मुआवजा नहीं मिला, या तो मंदिर पड़ गया, या तो मस्जिद पड़ गया, या कोई भी धार्मिक स्थल पड़ गया, या किसी का मकान ही पड़ गया, या किसी का दुकान पड़ गया। अब तो वो शांत तो बैठेगा नहीं, वो अब कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट में जाने पर मैटर क्या होगा कि अनावश्यक नहीं और चीज़ें विवादित होंगी और देरी होगा, जो भी परियोजना है उसमें देरी होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो लागत होगी वो बढ़ जाएगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बजट पास हुआ तो उसको उसी समय के लिए पैसा आवंटित कराया गया होगा, लेकिन जैसे जैसे न्यायालय में विचाराधीन रहेगा, जो चलेगा कि स्पेंडिंग रहेगा, अब कितने साल तक रहेगा तो ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप अब आने वाले 5 साल में अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल चला गया विवाद, तो क्या होगा? महंगाई तो बढ़ेगी, और महंगाई जब बढ़ेगी तो जो लेबर कॉस्ट है, जो कच्चा रॉ मटेरियल लगना है, सीमेंट बालू गिट्टी वगैरह सब कुछ, इसके भी दाम बढ़ेंगे। जो बजट पहले मान के चलिए 100 करोड़ था, वो बढ़ के अब 120 करोड़ 130 करोड़ हो जाना है 2 साल बाद। अब इसी में अब विवाद में एक और तथ्य हम जोड़ सकते हैं उसको भी, जैसे कि आप देखेंगे कि जब पर्यावरण का मुद्दा आएगा तो कई NGO बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। उस सरकार से ये आग्रह करते हैं कि
आप पेड़ को ना काटें। यदि काटना भी होगा तो कम से कम काटें। अब ये विवाद का विषय बनता है। यहाँ भी एनजीओ, बड़े बड़े जो एनजीओ संस्थान है वो भी जाते हैं न्यायालय में। अब दो तरीके का देख लिया आपने विवाद, एक पर्यावरणीय मुद्दा हो गया, एक आर्थिक मुद्दा हो गया, और एक धार्मिक मुद्दा भी हो गया। अब ये तीनों मुद्दा लेके न्यायालय में जाना। अब देखिए मैंने किस किस कैसे जोड़ा है, आपको भी सेम इसी तरीके से कोई टॉपिक लेंगे तो इसी तरीके से जोड़ते चला है, एकदम क्रम वाइज। दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना है, ऊपर से नीचे आते चले जाएंगे एकदम लैंड। जैसे कि भूमि बनी, सड़क हुआ, पेड़ हुआ, मतलब पेड़ किससे किससे जुड़ा हुआ है, भूमि किससे किससे किस, स्टेक होल्डर कौन कौन है इसमें, क्या क्या विषय इसमें अंतर्निहित है। अब इसी तरीके से क्रमिक आई तो हम विवाद 3 देख ली। ठीक, अब विवाद बढ़ने से आपको मैंने पहले ही बताया कि बजट बढ़ेगा, धन ज़्यादा लगेगा, जिससे कि परिणाम स्वरूप काफ़ी समस्या उत्पन्न होगी। अब हम देखते हैं, अब लाभ देख लेते हैं। ठीक है, अब ये सड़क बनेगा तो सारी चीज़ नकारात्मक तो होनी नहीं है। ठीक है, तो अब सड़क बनेगा, आप भी जानते हैं कि 4 लेन 6 लेन सड़क बन रही है, काफ़ी स्मूथ सड़क है, अच्छा सड़क बन रहा है। अब सड़क बनने का उद्देश्य क्या होता है? सड़क बनने का उद्देश्य ये होता है कि दो पॉइंट को भी, जो भी 2 पॉइंट हैं, अब उसको शॉर्टकट रूप में देखा जाता है कि कम से कम दूरी हो, ठीक है, और समय कम लगे। ये अप्रोच रख के सड़क को पास किया जाता है। तब जब सड़क इस अप्रोच से अगर पास होता है तो स्वाभाविक है कि दूरी कम हो जाएगी, समय कम लगेगा, परिणाम स्वरूप ऊर्जा की खपत न्यून होगी। जो पहले दूरी 100 किलोमीटर थी वो घट के मान लीजिए कि 20 किलोमीटर हो गए, 25 किलोमीटर हो गए, तो क्या होगा? समय कम हो गया ना आपका। उस समय कम होने के कारण आपका ऊर्जा का डिमांड भी कम हो गया। अब इसका सामूहिक परिणाम देखिए, स्मूथ सड़क, समय कम, दूरी कम। अब जो वाहन है आपका उस पर भी प्रभाव होगा। ठीक, वाहन जो पहले 10 साल 15 साल चलता है, अब वो बढ़ के 20 साल हो जाएगा, 25 साल भी हो जाएगा। जो लागत होती है यानी रख रखाव हो जाता है। अब आप गड्डी गड्ढा सड़क है तो बार बार गड्डी गड्ढा में सड़क में गाड़ी जाएगी तो वो भी तो खराब होगा, व्हीकल भी तो आपका खराब होगा। अब स्मूथ सड़क मिलेगी, अच्छा सड़क मिलेगा तो आपकी गाड़ी सन्नाटा से जाएगी और आपका वाहन भी काफ़ी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। पहले जो एक्सीडेंट वगैरह, गड्ढा हुआ, मान लीजिए सड़क खराब है, अब वो सड़क स्मूथ सड़क हो गई तो दुर्घटना भी तो कम होगी, जनहानि भी कम होगी। अब इन सब का सामूहिक परिणाम क्या होगा कि आपका जो धन था वो भी बचत होगी। जैसे कि अब मान लीजिए कि फ्यूल की बचत हो रही है यानी ऊर्जा की बचत हो रही है, तो आप कम, जैसे कि 100 रुपये का तेल जहाँ जलाते थे अब वो आपको 50 रुपये में उतनी दूरी तय कर दे रहा है, तो 50 रुपये का बेनिफिट तो हुआ ना आपको। जो गाड़ी के व्हीकल में आप सर्विस में या मेंटेनेंस में जो 10,000 रुपये खर्च करते थे, अब लागत घट जाएगी, वो 5,000 में 6,000 में हो जाएगा, वहाँ भी धन की बचत हुई। ठीक, अब इसी तरीके से जोड़िए। अब देखिए सड़क बन गया उस गांव में, ठीक, अब सेवाएं जो होती हैं अब उस गांव के नजदीक आना शुरू। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि अगर सड़क कहीं 4 लेन पास होती है तो उसके अगल बगल में काफ़ी विद्यालय हो गए, कुछ उद्योग हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, ढाबे हो गए, ये सब का विकास ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि जो वहाँ पे लोग थे, ठीक है, वो इससे प्रभावित होंगे,
उनके लिए तो बेनिफिट की बात है ना। उनके दरवाजे तक अब अच्छे अच्छे विद्यालय आ गए, उद्योग आ गए, ढाबे आ गए, अस्पताल आ गया, और भी सारी चीज़ जो हमारे आम जन जीवन से जुड़ी होते हैं आपके दरवाजे तक आ गए, आपके गांव तक आ गए, जो आपने सोचा नहीं था। ठीक। अब एक चीज और नोटिस करी, अब आपकी गांव की सड़क जो टूटी फूटी सड़क थी, जो बरसात के समय मान लीजिए बारिश होती है, कनेक्टिविटी क्या होती है, बंद हो जाती है। आपका कनेक्टिविटी बंद होने से आपका आर्थिक विकास भी बंद होगा। जो आपकी गतिविधि होगी, बरसात का मौसम मान के चलिए आप 3 महीने रहेगा, तो 3 महीने रहने के अकॉर्डिंग क्या है, आप 3 महीने अपने कार्य को शिथिल कर देंगे। परिणाम स्वरूप वो आपके आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा सबको प्रभावित करने वाला है। लेकिन सड़क बन जाने से आपको पूरे के पूरे साल भर यानी 12 महीने रास्ता खुला रहे, यानी हर मौसम में आपको कहीं भी आने जाने की सुविधा हो गई है सड़क बनने से। अब हम देखते हैं कि अब उस क्षेत्र का विकास भी काफी अच्छे से होगा। अब उस क्षेत्र का विकास तो संभव ही है। अब जब आपके दरवाजे पे ही उद्योग आ गए, विद्यालय आ गया, हॉस्पिटल आ गए, और भी आपके साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी वो सब आपके दरवाजे तक आनी है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, ये सारी चीजें आपके आसपास में ये दिख रहा होगा। तो अब देखिए कि इससे क्या होगा। जो बच्चा या जो भी विद्यार्थी शहर में जाके पढ़ने के लिए काफ़ी उसको सड़क पे शहर में जाएगा, तो उसको शहर की सारी मेंटेनेंस जो है, उसको खाने पीने आदि में जो पैसा खर्च करता था वहाँ जाके पढ़ने में, वहाँ रहने में, अब शहर तो महंगा है ही। लेकिन अब उसके गांव में ही यदि स्कूल खुल जाता है तो क्या होगा, उसका शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा। अब लिटरेसी रेट वो जो गांव में कम थी वो बढ़ेगी कि विद्यालय आसपास खुल गए। अब हॉस्पिटल भी वहाँ खुलेगा तो जन स्वास्थ्य था वो भी बेहतर होगा। आपको जो एक मान लीजिए कोई किसी का भी कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो आपको शहर की तरफ शहर की तरफ जाना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपको 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं दूरी के हिसाब से। तो अब आपके पास में ही हॉस्पिटल आ गया है, आप कोई भी इमरजेंसी हुआ आप भर्ती कर दी। या छोटी छोटी चीज़ों को लेके शहर की तरफ लोग नहीं जा पाते हैं, सोचते हैं, ये बात सोचना पड़ता है कि हाँ एक दिन पूरा चला जाएगा। लेकिन क्या है कि आपके आसपास में होने की वजह से आप तुरंत वहाँ चले जाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा हो गया, शिक्षा हो गया। अब देखेंगे कि आप शहर से भी जुड़ गए। जो शहर जाने के लिए आपको कभी सोचना पड़ता था कि हम शहर जाएं या इस क्षेत्र में जाएं, अब आपका रास्ता काफ़ी कम हो गया, तो आप शहर भी जाएंगे। आपके अंदर सांस्कृतिक बदलाव भी देखने को मिलेगा। वो पहनावा हो गया, खान पान हो गया, यानी कह सकते हैं कि उस गांव में भी मॉडर्नाइजेशन आएगा। गांव भी अच्छी अच्छी सुविधाओं से लैस होगा, लोग भी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट देखेंगे, अच्छे अच्छे जैसे कि LED हो गया, और भी सारी जो भी चीज़ें आप देखते हैं अपने अराउंड में जो यूज करने वाली चीज़ें होती हैं वो भी लोग यूज करेंगे। अब क्या है, इनका सामाजिक स्तर अच्छा होगा। ये सारी चीज़ का परिणाम क्या होगा, जीवन स्तर जो होता है यानी जीवन प्रत्याशा जिसको कहते हैं वो उच्च होगा। ठीक। अब साथ में देखते हैं कि रोजगार बड़ा टॉपिक होता है लोगों के लिए, और आप भी जानते हैं कि रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं। आपने ये देखा होगा कि आपके आसपास में, आस पड़ोस में जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग काफ़ी पलायन करते होंगे, वो अच्छे अच्छे सिटियों में जाते होंगे रोजगार के लिए। लेकिन यदि उद्योग आपके गांव के पास में ही आ गया है तो आपको पलायन करने की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। अब रोजगार के दो कॉन्टेक्स्ट आते हैं, एक प्रत्यक्ष रोजगार,
एक अप्रत्यक्ष रोजगार। प्रत्यक्ष रोजगार में जैसे कि वो सड़क बन रहा है तो उस पे क्या होगा, लेबरों की जरूरत पड़ेगी। सड़क बनेगा तो आसपास के गांव के लोग शिफ्ट होकर उस सड़क को निर्माण में सहभागिता देंगे अपनी, जिससे उन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल गया सड़क निर्माण में। ठीक। अब उस कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ आसपास के खाने पीने की चीजें और सारी चीजें जुड़ गए। ये सड़क निर्माण के दौरान है, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रोजगार दे रहा है लोगों को। यहां सुनिएगा इस बात को। और फिर दूसरा मैंने जो आपको टॉपिक बताया था अप्रत्यक्ष रोजगार का, जैसे उद्योग लगे, हॉस्पिटल लगे, विद्यालय लगे और भी सारी चीजें जो भी लगेंगे तो वहां रोजगार तो बनेगा, लोगों का डिमांड होगा। अब वहाँ लोकल लोग को वो हायर करेंगे। जैसे उस ग्राम में जितने भी लोग होंगे उन उद्योगों के पास जाएंगे, रोजगार पाएंगे, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। जो पैसे की कमी उनके जीवन में थी वो भी समाप्त होंगी। ठीक। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है कि अमेरिका में भी देखिए, कहते हैं एक कि जितना बड़ा सड़क का तंत्र होता है उतना वो राष्ट्र संपन्न होता है। एग्जाम्पल अमेरिका का है, वहां पे काफी अच्छा तंत्र है। और एक शब्द है विश्वगांव। विश्वगांव का क्या मतलब है, तंत्र इतना अच्छा हो जाए, यानी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाए कि पूरा विश्व, समस्त विश्व एक गांव की भांति। छोटा गांव होता है। अब गांव का क्या मतलब होता है कि हम जो जब सोचें समझें चले जाए फट से। तो यही है ना, कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना तेजी आए, वो विकास में होगा, रोजगार में होगा, या किसी भी चीज क्षेत्र में वो तेजी आनी है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मैंने एक सड़क को लिया लेकिन यहाँ पे कई चीजों को जोड़ते चले। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया कि उस गांव का जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा, रोजगार होगा, उद्योग लगेगा। अब आपके सामने टॉपिक आ गया कि उद्योग के विकास का कारण क्या क्या हो सकता है। तो उसमें मुख्य पॉइंट आता है सड़क निर्माण। किसी भी क्षेत्र में अगर लिटरेसी रेट बढ़ानी है, यानी शिक्षा का स्तर बढ़ाना है क्या, तो क्या होगा, वहां तक आपको पहुंचना होगा शिक्षा को लेके, उस गांव तक। स्वास्थ्य अगर सही करना है तो क्या होगा, गांव तक पहुंचना होगा। अब देखिए कितना एक दूसरे से जुड़ा। मैंने आपको सड़क से बताया लेकिन काफी बीच में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। आंसर आपको अगर कोई पूछ देगा कि अगर उद्योग का लगने का कारण क्या क्या होगा, तो उसमें से एक आंसर आपका ये भी होगा, रोजगार कैसे पनपता है, उद्योग कैसे लगता। अब देखिए दो रोजगार, सड़क भी हो गया उनके पास और भी सोच संसाधन है, लाइन आर्डर हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया। और अब देखिए यहाँ कच्चा माल का भी कॉन्टेक्स्ट आता है। अब वहाँ पे मानव पूंजी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लोकल एरिया में आप जोड़िए कि मैंने बोला कि वहाँ के गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उनके लिए क्या है रे, मानव पूंजी है उस उद्योग के लिए। सस्ता संबल मिलेगा, आसानी से वो उद्योग को स्थापित कर पाएंगे। कैसे मैंने इस चीज को जोड़ा, इसी तरीके से आप निरंतर अभ्यास करें। आपके सामने एक पेन भी आता है, एक पेन का कैप भी आएगा, ये पेन आएगा, तो आप इसको देखिए कि उद्योग में इसकी क्या भूमिका है, पर्यावरण में इसकी क्या भूमिका है, आर्थिक विकास में इसकी क्या भूमिका है, क्या सकारात्मक है, नकारात्मक है। इन पहलुओं पे गौर करिए। आपके आसपास जितनी चीजें हैं सबको लेके आप खाली बैठिए, किसी भी एक चीज को सोचिए। अब किसी क्रमिक अवस्था में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय मुद्दा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा। देखिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस सड़क निर्माण का भी होगा। इसी तरीके से आप चीजों को जितना
डिफाइन करेंगे, जितना तोड़ेंगे उतना आपके अंदर एनालिसिस पावर बिल्डअप होगा। निसंदेह परीक्षा की तैयारी यानी आईएएस प्रिपरेशन में सबसे बड़ी जरूरी है विश्लेषण पावर। आप सारी चीजें को पढ़ नहीं सकते हैं। ये कहिए कि सारी बुक को एकदम घोल के पी जाना, ये संभव नहीं है। परीक्षा हाल में आपको अगर 20 क्वेश्चन आता है तो आपको कच्चा मारने के लिए 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। अब उस समय आप क्या करेंगे? आपके पास कौशल आना चाहिए। ये एक दिन में आना नहीं, निरंतर अभ्यास करनी पड़ती है इसकी। आप जब सोचेंगे परीक्षा हाल में जो क्वेश्चन देखेंगे तो आप तुरंत एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें आपने अपने उत्तर को इतना ब्रॉड बना दिया है, अपने सोचने की क्षमता को, कि आपके सामने एक छोटा सा धूल आएगा तो आप उसको कण को भी पकड़ के इतना विश्लेषण कर देंगे कि आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसी को कहते हैं दोस्तों विश्लेषण पावर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है और मैं इसी तरीके से टॉपिक और भी लाता रहूँगा आपके लिए। विश्लेषण पावर आप कमेंट बॉक्स में लेंगे किस चीज़ के लिए, आप जो कहेंगे मैं उसका विश्लेषण करूँगा। जिस टॉपिक को आप कह दें कमेंट बॉक्स में, सर इसकी आपको मुझे विश्लेषण करके बताइए क्या क्या इसका होगा, किस किस से जुड़ा होगा, मैं उसका विश्लेषण करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तैयारी को एकदम स्मूथ बना देना, थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि सर ये क्या है, कैसे समझ में नहीं आ रहा। आएगा सब समझ में, लेकिन क्या होता है कि उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, निरंतर अभ्यास करना होगा। परिणाम स्वरूप एक दिन आप बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप उसको आंसर, मैं मान के चलता हूँ कि 8 पॉइंट है उसका, लेकिन मैं दावा करता हूँ यदि आपका विश्लेषण पावर ज़्यादा आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया तो उस 8 में से 6 पॉइंट तो आप 100% बता देंगे। 2 पॉइंट हो सकता हो कि कुछ उस विषय से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, यानी उस विषय पढ़ने पे ही आएगा आपको। कुछ तथ्य हो सकते हैं, कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन 6 पॉइंट तो कहीं नहीं गया, आप आसानी से दे देंगे। इस तैयारी में सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है मित्रों। विद्यार्थी केवल रटते हैं, केवल रटेंगे, लेकिन रटने से ज़्यादा एक विषय को पकड़ के उसको एनालिसिस करने में होता है, उसको विश्लेषण कौशल बिल्डअप करने में होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन होता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ठीक, मैं नीरज शुक्ला आपसे आज्ञा मांगता हूँ।